जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और बिना समय गंवाए आज हम इस पहले लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारा जो भारत है, हमारी जो भारत की प्लेट है, वह गोंडवाना धरती से टूटकर किस प्रकार आगे बढ़ी और लॉरेशिया से जाकर टकरा गई। और इस बीच जब वह भारत की प्लेट धीरे धीरे गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच में धीरे धीरे जा रही थी, धीरे धीरे लॉरेशिया की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी, तब उस समय हमारी पृथ्वी में किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे थे, हमारे भारत में किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा तो पहले लेक्चर में बता दिया गया था कि जो हमारे पृथ्वी का भूखंड है वो पहले क्या था, एक भूखंड था। और उस एक भूखंड को पहले क्या बोलते थे, पेंजिया। और उसके बगल में पहले एक सागर था जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैंथाल सागर। तो इस वीडियो के माध्यम से ये यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का पहले भाग कहाँ था, बाद में भाग कहाँ आया। अगर हम इसकी बात करें, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर हम इसकी बात करें तो पूरी पृथ्वी में सभी भूखंड एक थे पूरी पृथ्वी में। और देखो जहां जहां से ये भूखंड टूटे वहां से भ्रंश का निर्माण पड़ा। और वह भू विवर्तनिकी प्लेट के खिसकाव के कारण, जो एक पृथ्वी का आंतरिक बल आ रहा था, उसके खिसकाव के कारण उनके बीच में भ्रंश पड़े, जगह पड़े, और पैंथालासा का पानी जहां जहां भ्रंश पड़ा वहां पर भरता गया और नए सागर की उत्पत्ति। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो अगर ये जो महाद्वीप अगर कहीं से टूटेंगे और किसी और तरफ विस्थापन करेंगे तो सीधी सी बात है वो भूखंड कहीं ना कहीं आगे जाके जुड़ेगा ही, और जुड़ेगा तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। और आपको एक चीज और बता दें, जैसे जब जमीन के नीचे से ज्वालामुखी मैग्मा द्वारा लगने वाला आंतरिक बल की वजह से जब भ्रंश पड़े तो ये वाला जो हिस्सा है वो उठ गया और ये वाला हिस्सा क्या है, वह धंस गया। और धंसने के बाद विपरीत दिशा में गति करने लगा। अब क्योंकि विपरीत दिशा में गति करने लगा, यहाँ पर सागर भी है, तो सागर का मलबा जिस दिशा में यह गतिमान हुआ, जो भी भूखंड जिस दिशा में गतिमान हुआ, सागर का मलबा ये सागर के ऊपरी परत को आगे फोल्ड करता चला गया। जैसे ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका किससे टूटा था, अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के बाद यह पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद जो भी मलबा था समुद्र का, वो यहाँ पर इकट्ठा करता चला गया। ये पूरा ऐसे करके इकट्ठा करता चला गया। और यही कारण है कि इस मलबे के इकट्ठे होने के कारण ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिमी तट पर मलबा इकट्ठा होने की वजह से मोड़दार पर्वत श्रृंखला बन गई। और ये इतनी ज्यादा लंबी बनी कि यही पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहलाई, जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसको लगभग आप बोल सकते हो कि जो 6500 से 7200 किलोमीटर लंबी है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो इतनी लंबी है, तो इसकी इतनी लंबी होने का कारण क्या है, तो आप बताइएगा कि जब दक्षिण अफ्रीका से भ्रंश पड़ा और दक्षिण अमेरिका उससे टूट के प्रवाहित हुआ पश्चिम की ओर, तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है यही वो हिस्सा था जो समुद्री मलबे को लगातार आगे इकट्ठा करता जा रहा था। और वही मलबा एक के ऊपर एक चढ़ के धीरे धीरे मोड़दार पर्वतों में बदल गया। और यही कारण है कि दक्षिण
दक्षिण अमेरिका के ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण की चिली तक, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ चिली तक ये पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला, विशाल पर्वत श्रृंखला, एक विशाल पर्वत या दीवार बोल सकते हो, वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैसे बना है? महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बना है। ठीक है, अब आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि जब हमारा पृथ्वी एक पेंजिया था, पूरी पृथ्वी एक पेंजिया थी, पूरी पृथ्वी में एक ही भूखंड था, तब कैसे अलग अलग जो भूखंड है वह टूट के अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुए, और अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने के बाद आज किस अवस्था में है, और जब बीच में पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से वो गुजर रहे थे, तब पृथ्वी के उस भूखंड का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो कैसे था। तो चलिए इसको देखते हैं। किस प्रकार से पूरा का पूरा पेंजिया कैसे तब्दील हुआ। देखिए, भूविवर्तनिकी प्लेट के खिसकाव के कारण एक पेंजिया से अलग अलग महाद्वीप टूटे और अपनी अपनी दिशा में प्रवाहित करने लगे, और प्रवाहित होने की वजह से, देखिए ये भारत की प्लेट है, आगे का जो मलबा है वो इकट्ठा कर देगा, टीथिस सागर की समाप्ति हुई, और जब टीथिस सागर की समाप्ति हुई तो टीथिस सागर का मलबा उठा, और उठने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और आज यह विश्व की इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पर्वत है वह इसी हिमालय चोटी में। ठीक है, अब थोड़ा सा वीडियो को और पीछे करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा भारत है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप था, जिसमें अमेरिका लगा हुआ था, अंटार्कटिका लगा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया भी लगा हुआ था, मेडागास्कर लगा हुआ था, भारत लगा हुआ था। और क्योंकि नीचे से लगातार एक आंतरिक बल मिल रहा था, और आंतरिक बल के कारण ये भ्रंश पड़े और अपनी अपनी दिशा में प्रवाहित हुए। अभी देखिए, ये जो भारत है, भारत अगर देखा जाए तो अभी कहां पे है? भारत अगर देखा जाए तो अभी ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे हमारी भूमध्य रेखा है। भारत भूमध्य रेखा से कहां पे है? नीचे पे है। भारत भूमध्य रेखा के नीचे है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये ऐसी तापांतर रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें क्या एकदम सीधे, एकदम लंबवत पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने की वजह से इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी रहती है, और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकरण भी होता है जलराशियों से, और जलराशियों से अत्यधिक वाष्पीकरण होने की वजह से यही वो क्षेत्र है जब अत्यधिक बारिश भी इसी क्षेत्र में होती है। अब इस क्षेत्र में अगर अत्यधिक बारिश होगी तो जरा बताएं, हमारे जो वन है वो कैसे बनेंगे? हमारे वन बनेंगे सदाबहार हरे भरे वन, जैसे अमेज़न का जंगल, जैसे इंडोनेशिया का जंगल, जैसे साउथ अफ्रीका के मध्य क्षेत्र का जंगल, जैसे उधर आपको मलेशिया का जंगल। तो इनमें ये जंगल कैसे है? ज्यादातर सघन है। असघन क्यों है? सघन इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है? अत्यधिक वर्षा होती है। और इस सिद्धांत की वजह से हमने ये देखा कि जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, अगर इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होता है? कमी होती है। तापमान में कमी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से सूर्य के तापमान की इंटेंसिटी कम हो जाती है। नतीजा वहां पर यानी ध्रुवीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के दूर हैं, दोनों तरफ दूर है, वहां पर सूर्य का इतना प्रकाश नहीं पहुंच पाता है कि वहां की भूमि को गर्म कर सके। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उत्तर जाओगे और अगर दक्षिण जाओगे तो तापमान में निरंतर क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पहुंचोगे, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तापमान की कमी होगी। कमी होने के कारण क्या? सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। और ये जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, भूमध्य रेखा क्षेत्र, यहां पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ रही है। नतीजा यहां पर अत्यधिक गर्मी भी होती है। यही कारण है कि यहां पर पाए जाने वाले जो लोग हैं, जनजाति है, उनका रंग क्या होता है? काला होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है
कि जब हमारा भारत, ये हमारा भारत, आप देख पा रहे हैं श्रीलंका भी भाई हमारा साथ में है ना। ये जो श्रीलंका है, ये जो भारत है, भारत जब भूमध्य रेखा के और नीचे था और अफ्रीका से लगा हुआ था, तो आप जरा बताएं भारत किस प्रदेश था, किस प्रदेश में था? गर्म प्रदेश में था या शीत प्रदेश में था? भारत किस में था? शीत प्रदेश में था। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जाएंगे। भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है और भूमध्य रेखा दो गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। और इस भूमध्य रेखा के अगर उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान में कमी होगी, और इसी भूमध्य रेखा के अगर दक्षिण की ओर भी जाओगे तो भी क्या होगा? तापमान की कमी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सूर्य की किरणें क्या तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, तो जब हमारा भारत इस भूमध्य रेखा के बहुत नीचे था, तो उसी भूमध्य रेखा के नीचे होने की वजह से हमारा भारत कैसे प्रदेश में था? शीत प्रदेश में था। अच्छा, ये कैसे हमें पता चला कि हमारा भारत बहुत पहले अफ्रीका से जुड़ा था, और हमारा भारत पहले अफ्रीका से जुड़ा था लेकिन दक्षिण में था, और दक्षिण गोलार्ध में भी दक्षिण की ओर था? क्योंकि आपको बता दें, जहां पर गर्मी पड़ती है वहां की चट्टानों का स्वरूप अलग होता है, और जहां पर अत्यधिक सर्दी होती है वहां की चट्टानों का स्वरूप अलग होता है। आपको बता दें, तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका स्वरूप अलग होगा, और जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं उनका चट्टानों का स्वरूप अलग होगा। इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ठंडी होती है और तमिलनाडु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, और तमिलनाडु तो भूमध्य रेखा के नजदीक भी है। तो जब हमारे भारत में खुदाई के दौरान प्राचीन काल की और भी उससे पहले चट्टानें पाई गई, तो ये पता लगाया गया कि ये चट्टानें तो शीत प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी कभी ना कभी हमारा भारत शीत प्रदेश में रहा होगा। अब जरा इसी में आप देखिए, भारत का अफ्रीका से यहां पर भ्रंश पड़ा। ये देखिए, अफ्रीका में यहां से भ्रंश पड़ा और दो देश टूटे। दो देश कौन कौन से टूटे जरा देखिए। एक देश कौन सा टूटा? मेडागास्कर। और एक कौन सा? भारत टूटा। और भारत से ही जुड़ा था क्या? ऑस्ट्रेलिया भी टूटा। और आज जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका भी क्या है? टूटा। ये सब घटनाएं कौन से काल की है? कार्बोनिफेरस काल की है। कौन सी? कार्बोनिफेरस काल की ये घटना है जब पैंजिया का विखंडन हुआ। पैंजिया क्या है? टूटा। ठीक है, अब आप ही जरा मुझे बताइए, अगर ऊपर भूमध्य रेखा है, उसी के नीचे हमारा भारत है, और भारत अभी इतना नीचे है कि वो शीत प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में है? शीत प्रदेश में। नतीजा भारत की जो चट्टानें हैं वह कौन से स्वरूप की होंगी? शीत प्रदेश की चट्टानें की होंगी। और टूटने के बाद जब भ्रंश पड़ा तो देखो पैंथालासा का पानी भरा ना बीच में, और पैंथालासा का पानी भरा, मेडागास्कर देश भी टूटा। और जब मेडागास्कर देश टूटा तो मेडागास्कर के पश्चिम की ओर भी जल भरा हुआ और मेडागास्कर के पूर्व की ओर भी जल भरा हुआ। दो सागर हो गए, है ना? दो सागर हो गए कि नहीं हो गए? अब जरा देखिए, जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो जल भरा हुआ उसको हम मेडागास्कर सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडागास्कर सागर कहते हैं। अब आप ही जरा बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, हमारा भारत काफी नीचे है, और टूट के भारत किस दिशा की ओर प्रवाहित हुआ? उत्तर पूर्व ना। तो आप जरा बताएं, जब आज हमारा भारत कहां पे है? आज हमारा पृथ्वी में भारत अगर देखें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और आप ही जरा बताएं कि अगर भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध में था तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ, तो भूमध्य रेखा में भी तो आया होगा, भूमध्य रेखा क्षेत्र में भी आया होगा। और भूमध्य, अब ये जो स्पीड है ऊपर जाने की, ये जो भारत की प्लेट की ऊपर जाने की स्पीड है तो बहुत मंद थी, 20 mm प्रति वर्ष। अब सोचिए 20 mm प्रति वर्ष ये स्पीड है भारत की ऊपर जाने की या खिसकने की, भारत के प्लेट की। तो कहीं ना कहीं ये गोंडवाना लैंड से और लॉरेशिया तक पहुंचने में करोड़ों साल लगे होंगे। अब आज के आधुनिक जैसे थोड़ी ना कि आज हम क्लास में हैं और तुरंत 5 मिनट में घर पहुंच गए, तुरंत जो है 12 घंटे में दिल्ली पहुंच गए, तुरंत 10 घंटे में यहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है। पहले महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ करता था तब वो बहुत धीरे धीरे हुआ करता था, 25 mm प्रति वर्ष, 20 mm प्रति वर्ष। अब आप ही बताइए, अगर 20 mm 25 mm प्रति वर्ष होगा तो वो कितना धीरे धीरे खिसक रहा है। अब धीरे धीरे खिसक रहा है, इसका मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लग गए भारत को अफ्रीका से अलग होके ऊपर लॉरेशिया में टकराने से।
तो आप ही जरा सोचिए, अगर ये भूमध्य रेखा है जहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया से हट के धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा है, तो एक ऐसा समय आया होगा कि हमारा भारत भूमध्य रेखा में भी रहा होगा। अब आप ही बताइए कि भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जब भारत आया होगा तो भारत किस स्पीड से खिसक रहा था? 20 mm प्रति वर्ष। तो एक बहुत लंबा समय भारत ने कहां गुजारा होगा? भूमध्य रेखा में। अब जरा दिमाग लगाइए कि भूमध्य रेखा में तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और हमारा भारत एक बहुत लंबा समय उसने भूमध्य रेखा में गुजारा। तो भारत का स्वरूप कैसा रहा होगा? शीत प्रदेश से कैसे बदला? गर्म प्रदेश में। भारत का स्वरूप किसमें था? शीत प्रदेश से कहां पर था? गर्म प्रदेश में आया। और गर्म प्रदेश उसको कहां मिला? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उसे गर्म प्रदेश मिला। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है? लंबवत किरणें पड़ती हैं। अब आप ही बताइए कि क्वेश्चन दिमाग में लग रहा होगा कि क्या प्रमाण है इस चीज का? इस चीज का क्या प्रमाण है कि जो भारत है वह गोंडवाना धरती से टूटकर एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आया होगा? इसका क्या प्रमाण है? तो आपको बता दें कि जब भारत भूमध्य रेखा क्षेत्र में आया तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में रोज बारिश होती है, 4 बजे की वर्षा होती है। उसका कारण क्या है? अत्यधिक तापमान। तो वहां के रीजन की जितनी भी जलराशि होती है वहां से अत्यधिक क्या मिलता है? वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण से अत्यधिक बादल बनते हैं और वह बादल 4 बजे होते होते ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, तो रोजाना भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बरस जाते हैं। और जब हमारा भारत भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था तो वो वर्षा भारत में भी होती थी और वो वर्षा जब भारत में होती थी तो भारत में अत्यधिक वर्षा कई लाखों साल तक हो रही है। तो बताइए भारत में कैसे जंगल उगेंगे? सदाबहार हरे भरे वन तो पूरे भारत में उगेंगे, वो जंगल तो पूरे भारत में उगेंगे। चलिए और आपको दिखाते हैं। देखिए धीरे धीरे जब हमारा भारत भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचा, ये हमारा भारत जब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचा, देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है और हमारा भारत दक्षिण अफ्रीका से टूट के कहां आ गया है? बताइए कहां गया है? भूमध्य रेखा में। तो यही वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही थी। तो आप जरा बताइए 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण की ओर, यही वो क्षेत्र होता है जिसमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो आप बताइए क्या पूरे भारत में लंबवत किरणें नहीं पड़ रही हैं? पड़ रही हैं। तो आप जरा बताइए अगर पूरे भारत में लंबवत किरणें पड़ेंगी तो भारत में अत्यधिक तापमान होगा और भारत में अगर अत्यधिक तापमान होगा तो भारत के अगल बगल की जो जलराशि है या भारत की नदियां हैं या भारत के तालाब हैं उसमें से अत्यधिक वाष्पीकरण होगा और अत्यधिक वाष्पीकरण होने की वजह से ऊपर क्या बनेंगे? बादल। और वही बादल का जब कंडेंसेशन हो गया तो वही बादल क्या हो जाएगा? इसी धरती के ऊपर बरस जाएगा। जैसे आज भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, वहां रोज 4 बजे वर्षा होती है और इसीलिए उस वर्षा को बोलते हैं 4 बजे की वर्षा। तो इसके बाद क्या हुआ जरा देखिए, ये पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत ने लाखों वर्ष गुजारा था कहां पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो आप जरा बताएं भारत में जब रोज वर्षा होगी, भारत को धरती को जब रोज पोषण मिलेगा तो वहां पर वनस्पति उगेगी। आज हमारे भारत में वनस्पति का सदाबहार हरे भरे वन कहां पाए जाते हैं? आज हमारे भारत में सदाबहार हरे भरे वन कहां पाए जाते हैं जरा बताइए? यहां पाए जाते हैं ना, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में, यहां पाए जाते हैं ना। क्या मध्य प्रदेश वाले इलाके में पाए जाते हैं? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश वाले इलाके में पाए जाते हैं? क्या उत्तर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहां पाए जाते हैं क्या? नहीं। हमारे यहां सदाबहार हरे भरे वन केवल और केवल कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, मिजोरम, ये सब यहां पाए जाते हैं ना, क्योंकि यहां अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पाए जाते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पाए? क्योंकि मध्य प्रदेश में तापमान ज्यादा है, बारिश कम है, इसलिए वहां पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, राजस्थान में भी कटीले वन पाए जाते हैं, ये चीज है। लेकिन सदाबहार हरे भरे वन जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं वो कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में।
और ये इधर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा यहाँ पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि हम कैसे मान लें कि पूरे भारत में उस समय सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत उत्तर डिग्री 0 डिग्री में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जब आया, विस्थापन करते करते, तो एक लंबा समय उसने गुजारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और हमारे भारत में, पूरे भारत में सदाबहार हरे भरे वन छा गए थे। और आपको बता दें, इसी भूमध्य रेखा में जब रोज तापमान मिलता था, रोज तापमान आता था, तो आप ही बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों जहां पर शीत प्रदेश होते हैं वहां के तापमान का स्वरूप कुछ और होता है, और जहां पर अत्यधिक गर्मी होती है वहां के तापमान का स्वरूप कुछ और होता है। और फिर एक चीज और, जहां पर अच्छी खासी बारिश होगी वहां पर अच्छी खासी वनस्पति भी तो होगी, है ना। आज बताएं, हमारे भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा केला भी तो यही होता है ना। तो आपको बता दें, जब हमारा भारत यहां पर था तो इस क्षेत्र में भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, भारत का उड़ीसा, यहां पर ये ऐसा क्षेत्र था जहां पर नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा उगे हुए थे। और जब ये भारत भूमध्य रेखा को भी पार करके ऊपर लॉरेशिया के पास टकराने गया, और जब खुदाई के दौरान ये पाया गया कि खुदाई के दौरान जो चट्टानें हैं, ये चट्टानों का स्वरूप गर्म प्रदेश का नहीं लगता है, ठंडे प्रदेश का नहीं लगता है, ये कहां का है? गर्म प्रदेश का है। यानी इससे प्रतीत होता है कि हमारा भारत की प्लेट कभी ना कभी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रही होगी। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये कि खुदाई के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर से, कहां से? मध्य प्रदेश के जबलपुर से नारियल के पेड़ पाए गए हैं। यानी वो नारियल के पेड़ नीचे दफन हो गए होंगे। नारियल का पौधा और नारियल का जो फल होता है ये भी दफन के दौरान पाया गया है, और एक नहीं कई सारे नारियल के पेड़ पाए गए हैं। और जब उनकी कार्बन पद्धति से जब उनकी डेटिंग निकाली गई तो वो लगभग इसी समय की थी। यानी आप बताएं, जबलपुर जहां पर पतझड़ वाले वन पाए जा रहे हैं, आज जहां पर पतझड़ वाले वन पाए जा रहे हैं, जहां पर अत्यधिक गर्मी है, जहां पर सदाबहार वनों का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर नारियल के पेड़ पाए जा रहे हैं। नारियल के पेड़, नारियल का पौधा, नारियल का फल पाया जा रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये क्या बोलते हैं उड़ीसा, झारखंड, ये इलाका कभी ना कभी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा में रहा होगा। चट्टानों का स्वरूप बदला, वही चट्टानें जो पहले शीत प्रदेश में थी, गर्म प्रदेश में आने के बाद उनका स्वरूप बदला, और स्वरूप बदलने के बाद जब उसमें कुछ बदलाव देखा गया तो यह भी प्रमाण करता है कि कभी न कभी भारत की प्लेट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रही होगी। धीरे धीरे ये जो हमारा क्या बोलते हैं भारत की प्लेट है, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र को पार करते हुए ऊपर की ओर पहुंची, और ऊपर इसका इंतजार कौन कर रहा था? लॉरेशिया। ऊपर इसका इंतजार कौन कर रहा था? बताएं जरा। ऊपर इसका इंतजार कर रहा था लॉरेशिया। ऊपर इस प्लेट का इंतजार कर रहा था लॉरेशिया, और लॉरेशिया से जैसे ही ये आगे चल के, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आगे चल के लॉरेशिया से ये टकराने के बाद टीथिस सागर की समाप्ति हुई, और इसी चाप के आकार में हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। देख रहे हैं कि ये तिब्बत के पठार से टकरा चुका है, और तिब्बत के पठार से टकराने के बाद ये ऊबड़ खाबड़ आप देख रहे हैं ना, ये ऊबड़ खाबड़ जो आप देख रहे हैं, यही हमारी क्या है जरा बताएं? यही हमारी क्या है? यही हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी किस आकार की है? चाप के आकार की है ना। तो यही वो हिस्सा था जो तिब्बत के पठार से टकराया था, और ऊपर की परपटी मुड़ गई, और मुड़ने के बाद एक लाइन से, ये यहां पर पामीर का पठार है, पामीर के पठार से एक लाइन से पर्वत में श्रृंखला बनती चली गई, जो कि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके सीधे इधर पूर्व पश्चिम में नामचा बरुआ से इसने तीव्र ढाल लिया, और हमारा अंडमान निकोबार का निर्माण करते हुए सीधे इंडोनेशिया निकल गई। ठीक है।
अब गौर करने वाली बात यह है कि जब ये भूमध्य रेखा पार करके हमारा भारत ऊपर की ओर गया, जब भूमध्य रेखा पार करके ऊपर की ओर गया और धीरे धीरे जब इसने भूमध्य रेखा को पार किया, जैसे मान लीजिए कि नीचे हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, तो देखो पहले ये वाला क्षेत्र नीचे था, तो इस क्षेत्र में हमारे सदाबहार वन पाए जाते थे। अब ये धीरे धीरे क्षेत्र ऊपर की ओर जाता गया और सीधे कहां पे आ गया, कर्क रेखा में आ गया। 23.5 डिग्री में कहां पे आ गया, कर्क रेखा में आ गया। अब आप जरा बताएं, भूमध्य रेखा के नजदीक कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। यही कारण है कि आज हमारा जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, वह भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ गया। और कर्क रेखा में भी सूर्य की किरणें क्या है, 6 महीने क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर तापांतर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन नहीं पाए जाते। कैसे वन पाए जाते हैं? पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। लेकिन आज जब लॉरेशिया से टकराने के बाद जब हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, तो हमारा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ये भूमध्य रेखा के कितने नजदीक हो गया? लगभग 8 डिग्री, लगभग 6 डिग्री, है ना। तो इतना नजदीक होने के बाद भूमध्य रेखा का प्रभाव सिर्फ इसी इलाके में पड़ने लगा। आगे चल के जब हमारा भारत लॉरेशिया से टकरा गया, और लॉरेशिया से टकराने के बाद जब पर्वत श्रृंखला बन गई और नीचे उसके भूमध्य रेखा है, और ये जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पे, जैसे 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जैसे 8 डिग्री पहुंचते हमारा क्या पहुंचता है, भारत की दक्षिण बिंदु पहुंचता है। तो आप जरा बताएं, ये यहाँ पर 23 डिग्री की भी उत्तर क्या है हमारा, एमपी है, यूपी है और झारखंड है। और जरा देखो 0 डिग्री से ये एमपी और यूपी कितना दूर हो गया ना, और कहां पर पहुंच गया, कर्क रेखा में पहुंच गया। तो जरा आप ही बताएं कि 0 डिग्री से जब यह इतना दूर पहुंच गया, तो क्या वहां पर भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा का प्रभाव कितने क्षेत्र में पड़ेगा? सिर्फ इतने क्षेत्र में, भारत के इतने क्षेत्र में। और भारत के इतने क्षेत्र में क्या है? अरे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। यही कारण है कि आज भारत में अत्यधिक वर्षा भी यहां होती है ना। क्यों? क्योंकि अत्यधिक वाष्पीकरण होता है और भारत के इसी क्षेत्र में अत्यधिक सदाबहार हरे भरे वन भी पाए जाते हैं। लेकिन अब वो वन जो पहले मध्य प्रदेश में थे, वो वन सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि मध्य प्रदेश जब भूमध्य रेखा के नजदीक था, तब वहां पर सदाबहार हरे भरे वन उगे थे, लेकिन अब वह भूमध्य रेखा से दूर जा चुका है। नतीजा वहां पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल सा दिमाग लगाइएगा कि भूमध्य रेखा के नजदीक जो भी भूखंड होगा, वहां पर रोजाना बारिश होके आसार हो सकते हैं, और रोजाना बारिश के कारण वहां पर सदाबहार हरे भरे वन मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में वनों का प्रकार क्या है। तो वन कैसे हैं वहां पे? सदाबहार हरे भरे वन। और सदाबहार हरे भरे वन का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेज़न का जंगल। ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश का अमेज़न जंगल इतना ज्यादा सघन है, इतनी ज्यादा वनस्पति है, इतनी ज्यादा जैव विविधता है कि पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न का जंगल प्रवाहित करता है। इसीलिए उसको विश्व का फेफड़ा कहते हैं। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर इसी समय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।